जी आइटम नंबर 3 पे आ जाएं जी। सेनेटर आजम नज़ीर तार, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 3। बहुत शुक्रिया जनाब। ये है कि पिछले कुछ दिनों से 27वीं मैं मूव कर लूँ सर? मूव कर दीजिए। मैं मूव करके बात कर जी, फिर बात कर लीजिएगा। Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. जी salient features ज़रा बता दीजिए। जनाब स्पीकर, 26वीं आइनी तरमीम के वक्त काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद इस ऐवान में मौजूद जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से किए गए वादे के बारे में कुछ एडजस्टमेंट्स की, जिसमें से एक बुनियादी नुक्ता था आइनी अदालत के क़याम का। उस वक्त ख़याल ये था कि तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। हमारे अपोजिशन के बैठे हुए दोस्तों को भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऑन बोर्ड रखा और आप सब के इल्म में है कि उनके कहने पे हमने आइनी अदालत के क़याम की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम पे इत्तफ़ाक़ किया और फिर वो तरमीम पास हुई। उसके अलावा कुछ और तरामीम भी थी उसी में, जिसमें जुडिशल कमीशन की जो हैयत थी उसे तब्दील किया गया और जो पार्लियामान का शुरू से ये फ़ैसला था कि जो जजेस अपॉइंटमेंट है वो दुनिया भर में एक लार्जर कोलिजियम करता है, जिसमें जुडिशरी के लोग भी होते हैं, एग्जेक्टिव भी होती है और लेजिस्लेचर भी होनी चाहिए। यही 18वीं तरमीम का असल मफहूम और मकसद था। बारकैफ उस फैसले को, पार्लियामान के मुतफ़िका फ़ैसले को वो तब्दील करते रहे। बाहरकैफ ये तरमीम पास हुई, बेंचेस पे फिर यहाँ से एतराज़ आए और जगहों से आए कि जी आपने जो अदालत के अंदर एक ऐसी अदालत बना दी है, ये निज़ाम चलता नज़र नहीं आता। कुछ मामलात थे भी सर के कई दफ़ा ऐसे सेंसिटिव आइनी मामलात आए जो आगे भी आते रहेंगे कि जो क्वालिटी टाइम था अदालत का वो 5 या 6% आइनी मुकदमात अदालती टाइम अगर गिने तो 30 से 40% ले गए। दोबारा बैठे और ये तय किया गया कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू है जो कि 18वीं तरमीम में भी हल नहीं था हो सका, एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से, तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई। जो हलीफ जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे दीगर हलीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ANP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो खद व खाल हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो इस बिल के ज़रिए आज जो आपके सामने पेश किया गया है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 2/3 अक्सरियत से पास किया है। सर वो बिल्कुल वही हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था, यानी कि हम एक फेडरेशन में रहते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स की वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, बराबर नुमाइंदगी, और जो दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी एक आइनी अदालत है, उसको भी नुमाइंदगी दी गई है। उसमें एक तासुर ये दिया गया कि शायद 184(3) को, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, उसको उसी सूरत में
वफाकी आइनी अदालत को सौंपा गया है और वो जो प्रोविजन थी उसकी पैरामीटेरिया प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है आर्टिकल 175B के बाद जो उसके जुरिस्डिक्शन के हैं। एक तब्दीली ज़रूर की गई है जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने बिल पास किया और कमेटी में दोनों ऐवानों की जॉइंट कमेटी सर उसको देखती रही। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे अपोजिशन के दोस्त भी उसमें बैठते, ये एक उनकी आइनी जिम्मेदारी थी। बाहर कैफ उन्होंने बावजूद अपने उनकी प्रायोरिटीज़ के ये मुनासिब नहीं समझा कि इस इंतहाई हसास और अहम मामले में वो अपनी आरा से हमें नवाजें। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा ने शिरकत की, लेकिन पार्टी डिसीजन की वजह से उन्होंने भी बाद में शरीक होने से माजरत की। जिन सियासी जमातों ने पार्लिमानी जमातों में दोनों ऐवानों से उसमें शमूलियत इख्तियार की उनके मैं नाम ले चुका हूँ। तो 184 को जब डिस्कस किया तो सर बाजी के तारीख़ के झरोकों में गए। एक इख्तियार जो कि दुनिया की बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस में नहीं है, उस पे बहसो मुबाहिसा किया गया जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो हैं उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई अदाकार या अदाकारा हो गए और कभी मुल्क की या मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। किस किस का जिक्र करें? स्टील मिल से शुरू करें, रिको डेक के 9 अरब डॉलर के जुर्माने से शुरू करें जनाब स्पीकर, हस्पतालों के दौरे चीफ जस्टिस साहब करते थे उससे शुरू करें, वो जो उन्होंने डैम बनाने थे उसकी तरफ जाएं, या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, फिर एक और मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का एक मंसूबा हुआ, उसी सुओ मोटो की नज़र हो गया 184 में, वो दरख्वास्त भी थी खैर उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। हमने ये भी देखा कि सामान से कोई चीज़ निकल आई है जो कि कस्टम एक्ट के तहत ममनुआ है और उसका जुर्माना है, पता चला जी उस पर भी सुओ मोटो हो गया है। तो जनाब स्पीकर, जो सुओ मोटो का इख्तियार है आइनी अदालत का, वो सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर दरख्वास्त आए, कोर्ट सेटिस्फाई करे कि ये जो क्राइटेरिया है 184(3) में कि यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हो मसला सामने आपके, और उसके साथ साथ वो अवामी पब्लिक इम्पोर्टेंस का भी मैटर हो, किसी फ़र्द वाहिद को ग्रिल करने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। जनाब स्पीकर, उससे आगे चलते हैं। जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर जो तजावीज़ आई उनको भी बगौर उसका जायज़ा लिया गया। आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज साहब का जो कि हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला तजवीज़ कर सकते थे और फिर उस पर मुनासिब अहकामात जारी कर सकते थे, प्रोवाइडेड कि जिस जज का तबादला होना है वो कंसेंट करे। जिस हाई कोर्ट से उन्होंने जाना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कंकरेंस दें। जिस हाई कोर्ट में उन्होंने पहुंचना है यानी जहां उनका तबादला किया है वहां के चीफ जस्टिस साहब कंकरेंस दें, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसकी कंकरेंस दें और उसके बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस पे उस पर अमल दरामद हो जाता था। माजी में सर आर्टिकल 200 के तहत तबादले हुए, वो चैलेंज भी हुए, कोर्ट के सामने गए, उसमें ये भी देखा गया कि आया ये आइनी फ्रेमवर्क में हुए और साथ उसमें सीनियरिटी का भी इशू आया। सर बहस मुबाहिसे और गौर व खौस के बाद ये तय पाया कि आर्टिकल 200 में तरमीम करके जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 5 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइनी अदालत से होंगे,
जिसमें पार्लियामान की अपोजिशन के 2 अरकान हैं, हुकूमती बेंचों से 2 अरकान हैं, जिसमें जनाब स्पीकर आपका भी नॉमिनी है, जिसमें बार काउंसिल भी बैठती है और जिसमें अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर की भी नुमाइंदगी है। तो वो जुडिशल कमीशन जो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, जो जजेस की कंफर्मेशन पे फैसला कर सकता है कि इन्होंने मुस्तकिल होना है या नहीं, जो जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर सकता है, उसी कमीशन को ये इख्तियार दिया गया कि वो कमीशन तबादला करे। तो एक तजवीज़ ये थी कि उस तबादले के बाद अगर जज साहब इनकार करते हैं कि मैंने सिंध की बजाय बलूचिस्तान की बजाय लाहौर में नहीं काम करना या लाहौर की बजाय पेशावर में नहीं करना, तो फिर वो रिटायर तसव्वुर होंगे। उस पर बहस के बाद ये तरमीम लाई गई और हमने उस तरमीम को कबूल किया। तय ये हुआ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये बहस के बाद जजेस ट्रांसफ़र हो सकती है ऑन सच कंडीशंस एज डिटरमिन्ड बाय द कमीशन इन दैट पर्टिकुलर केस, कि उन्हें 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 6 माह के लिए, 2 साल के लिए, कितने अरसे के लिए, या मुस्तकिल तबादला है अगर वो कहते हैं। वहाँ पे ये भी शिक रखी गई कि कमीशन अगर समझे मुनासिब तो उन जज साहब को बुला के उनसे राय भी ले या उनका मौक़िफ़ भी सुने। फ़ैसला हो जाने के बाद अगर उस पर अमल दरामद में जज साहब इनकार करते हैं तो आर्टिकल 209 के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसमें अब 7 जज साहबान बैठे होंगे, 5 जज साहबान आला तरीन अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, और 2 सीनियर बोर्ड चीफ जस्टिसेस। तो फिर ये मामला वहाँ पे जाएगा, वो एग्ज़ामिन करेंगे कि आया जो जज ट्रांसफ़र हुए हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है, और उस सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। सर, इसी तरह ये मामला भी था कि जो दोनों अदालतें, क्योंकि अब 2 अदालतें हैं एपेक्स लेवल पे, आइनी अदालत के तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो कि आइनी बेंचेस को दिए गए थे, यानी कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को हासिल थे वो हमने 26वीं तरमीम के तहत दे दिए आइनी बेंचेस को। वो इख्तियार अब आइनी अदालत इस्तेमाल करेगी। 186 के कुछ इख्तियारात हैं जब 2 सूबों के दरमियान मामला है या सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज देते हैं कि उस पर राय दें, वो मामलात हैं। कुछ केसेस की ट्रांसफ़र के हवाले से होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कई दफ़ा ज़रूरत ऐसी पेश आती है, तो वो चैप्टर जो है, कुछ इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए आइनी अदालत को। उसके अलावा 199 आर्टिकल के तहत जो रेट पटिशन्स होती हैं हाई कोर्ट्स में, उसमें से जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो अहकामात जारी होते हैं, उनमें भी सर एक हार्मनी रहे सारे मुल्क में, क्योंकि सिंध में आइनी बेंचेस हैं, बाकी सूबों ने अभी तक नहीं बनाए। वो जुरिस्डिक्शन भी कन्फर कर दी गई आइनी अदालत को। उसमें एक्सेप्शंस रखी गई हैं, जैसे फैमिली या रेंट के केसेस हैं, और ये प्रोवाइड किया गया है कि सच अदर कैटेगरी ऑफ केसेस जो कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट डिटरमिन करे बाय लॉ, क्योंकि सर ये रुकने वाला सिलसिला नहीं होता। लॉ तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें टाइम के साथ साथ तरामीम की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा जितने मुकदमात हैं जो आइन में दर्ज कर दी गई कैटेगरीज़, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सुनेगी। फ़ौजदारी मुकदमात हैं, दीवानी मुकदमात हैं, कंपनी कॉरपोरेट कमर्शियल के हैं, टैक्सेशन के बहुत सारे केसेस हैं, वरासतों के केसेस हैं। सर ये वो 60-62 हज़ार मुकदमे हैं जो सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनती है। और वो मुकदमात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आइनी मुकदमे आने की वजह से जो हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि आला तरीन अदालत का ज़्यादातर वक्त हफ्तों के हिसाब से सर फुल कोर्ट्स बैठती रही हैं इस मुल्क में, लार्जर बेंच बैठते रहे हैं, और वो महीनों मुकदमे चलते हैं। और बाकी सारी दुनिया, कोई डेरा गाजी खान से, कोई तुर्बत से, कोई लोरा लाई से, कोई कराची से, कोई सखर से, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और कोहाट से आता है, और वो वापस लौट जाता है कि जी बेंच अवेलेबल नहीं है। वो कैटेगरी ऑफ केसेस जो मैंने बयान की है सर, वो अब आइनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम ये तवक्को रखते हैं
कि आम आदमी के मुकदमात जो हैं उन्हें सुनने के लिए उनके पास मुनासिब वक्त भी होगा, एनर्जी भी होगी। सर, जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ वो मामला कहीं और हुआ है। वो उसी तरह से, क्योंकि वो सीनियर हैं इन रैंक, तो वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं। फैसला इसके मुताबिक ये है कि जो दीगर जिन जगहों पे भी वो सरबराही कर रहे हैं, जैसे लॉ एंड जस्टिस कमीशन है या नेशनल पॉलिसी मेकिंग उनकी जो कमेटी है, उसके सरबराह मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब भी रहेंगे। और आइन में ये तजवीज़ कर दिया गया है कि आइंदा के लिए इन दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो सीनियर होगा बाय वे ऑफ सीनियरिटी, अगर एक दिन अपॉइंट हुए हैं तो फिर बाय वे ऑफ सीनियरिटी द डे दे एंटर्ड इनटू ऑफिस इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसकी सरबराही किया करेंगे। एक और जो तजवीज़ थी इसी हवाले से, जो जुडिशल कमीशन की हैयत थी उसके हवाले से, कि जो 5 रुकनी जो जजेस का जो पैनल होगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और दोनों अदालतों के सीनियर प्यूनी उसके रुकन होंगे। 5वें जज साहब का इंतखाब वो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान रजामंदी से करेंगे। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। अगर नहीं हो सकती, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज लोअर योर वॉइसेस प्लीज। अगर नॉमिनेशन नहीं हो सकती तो उस सूरत में मामला कमीशन को सौंपा जाएगा, वो नॉमिनेट कर देंगे। सर, ये कुछ हदोखाल हैं इसके जो कि आइनी अदालत के क़याम के बारे में हैं, जो कि जजेस ट्रांसफ़र के बारे में हैं, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नई हैयत होगी उसके बारे में हैं, और जो ये इबहाम पैदा किया जा रहा है कि इनमें से सीनियर चीफ जस्टिस कौन होंगे, उसको भी कि वहाँ पे जो मुंतखब हुए अरकान उनको हलफ देने से इनकार किया गया, फिर कोर्ट ऑर्डर आए उसके बावजूद नहीं दिया गया, फिर कंटेम्प्ट पिटीशंस आई, मीनवाइल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया और वहाँ ये पेंडिंग रहा तकरीबन 1 साल। तो 1 साल 2 माह की तख़ीर हो गई थी। अब सर, सेनेट जो है वो एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है, वो तहलील नहीं होता सेनेट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि हर 3 साल के बाद इंतखाबात के ज़रिए एक नया बैच ऑफ सेनेटर्स आता है तमाम इकाइयों से। होना अब ये था सर कि जब अगले इलेक्शंस आने थे 6 साल बाद वाले, तो उसमें 14 माह का गैप आ गया था। उसे प्लग इन करने के लिए वो भी मुशावरत से किया गया है, तय कर दिया गया कि जिस टर्म के लिए आप इलेक्ट हुए 6 साल वाली, उसमें अगर आप ताख़ीर से आके ओथ लेते हैं या इलेक्शन होता है तो वो वक्फा जो टाइम है उसमें से मिनहा कर दिया जाएगा। वो इसलिए सर किया गया कि इबहाम पैदा ना हो और सेनेट का जो निज़ाम है वो स्मूथली चलता रहे। आर्टिकल 243 सर, जो कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के बारे में है और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो जिक्र करता है। हम सबको मालूम है कि 1973 से पहले मुख्तलिफ अदवार में जो डिस्पेंसेशन थी वो क्या थी, और ये भी मालूम है कि दुनिया के दीगर ममालिक में ये अपॉइंटमेंट्स किस तरह से होती हैं और रैंक्स क्या हैं। जब स्पीकर मई 2025 में ये अफ़गान इसी तरह आबाद था जब हमारे हमसाया मुल्क भारत ने पाकिस्तान पे बिला इश्तियाल हमले किए और हमारी जो सॉवरेनिटी है टेरिटोरियल उसको चैलेंज किया। हम लोग इसी ऐवान में जमा रहे, दोनों अतराफ़ से बातें हुई। मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि उन दिनों में हमें पूरी कौमी यकजहती देखने में आई और पूरी कौम ने यक ज़ुबान हो के अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, रियासत पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी करम नवाजी फरमाई और एक तारीख़ साज कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई, जिस पे हम अल्लाह ताला के हुजूर जितना शुक्र अदा करें वो कम है और सर्बसजूद रहें। जनाब स्पीकर, उसकी पजीराई ना सिर्फ मुल्क के अंदर हुई बल्कि इस्लामी ममालिक ने OIC में
हमारे गल्फ़ के ममालिक ने, GCC ने, हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान के दरीना साथी अवामी जमहूरिया चीन ने, हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त और तकरीम के मुकाम वाले मुल्क सऊदी अरेबिया ने, हमारे दोस्त तुर्किया ने, आज़रबाईजान ने, इन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान का ना सिर्फ साथ दिया बल्कि उसकी तारीफ़ की। और फिर दुनिया ने देखा कि चाहे वो अमेरिका के सदर हों, चाहे वो चीन के सरबराह हों, चाहे वो फरमानरवा सऊदी अरेबिया हों, सब ने बेयक ज़ुबान कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में उस वक्त जो खूबसूरती के साथ, जिस तरह से और जिस प्रिसीजन के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए जिस हमआहंगी के साथ फ़िज़ाइया और बहरी फ़ौजों को साथ मिला के उस जंग में भारत को जवाब दिया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, कौम के बहादुर सपूत को हुकूमत पाकिस्तान ने मुशावरत के बाद फ़ील्ड मार्शल के एज़ाज़ से नवाजा। फ़ील्ड मार्शल का एज़ाज़ बिलाशुबा उनकी उस पेशा वराना कारकर्दगी और महारत और उनकी उस जंगी हिकमत अमली की वजह से दिया गया। मैं ख़ुद ये बात करता हूँ, वी वर पार्ट ऑफ वॉर कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नीचे बनी, उसमें और वफाकी वज़रा भी थे, वज़ीर आज़म साहब उसकी सरबराही करते थे। इस दफ़ा दिफाई हलकों से ये बात आई कि जी ये क्योंकि हमला होना ही होना है, ये जो सारा फॉल्स फ्लैग बनाया गया था ये एक प्लान था पहलगाम वाला, तो आप एक कमेटी कायम करें और तमाम फ़ैसले एक टेबल पे बैठ के होने चाहिए। और फिर उन 15 या 20 दिनों में हमने ख़ुद देखा कि जिस मुहारत के साथ, खंदा पेशानी के साथ, तहम्मुल के साथ फ़ैसले किए गए, उनकी भी मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, फ़ील्ड मार्शल का रैंक लेने के बाद ज़रूरी समझा गया कि उसको भी उस लीगल डिस्पेंसेशन में एक्नॉलेज किया जाए। सर, जहाँ तक तो अपॉइंटमेंट है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की फ़ौज के सरबराह के तौर पे, वो रेगुलेट होती है आर्मी एक्ट के तहत। वो अपॉइंटमेंट की जाती है वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत की जानिब से। फ़ील्ड मार्शल जो है वो रैंक है सर एक 5 स्टार, जो कि और भी बहुत सारे ममालिक में है और हमारे कॉमनवेल्थ के जो ममालिक हैं उनमें भी है। ये एज़ाज़ जो है ये आपके साथ ताहयात रहता है। उसकी एक्नॉलेजमेंट में इसमें यह तय कर दिया गया। और हमने सर माजी के झरोकों में जब झांका है तो ये भी देखा है कि इन आला ओहदों पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको जब कभी भी रिवोक किया गया उसके असरात क्या आए हैं। तो सर, पार्लिमान एक मुक़्तदर इदारा है, पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान के तहत आप सबको मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा और आप ही कायदे ऐवान का इंतखाब करते हैं और आपकी ताकत से ही कायदे ऐवान दीगर फ़ैसले करते हैं। ये पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमान की जो सुप्रीमेसी है और दोनों ऐवानों के जो फ़ैसलों की ताकत है वो भी हम के सामने है सर। आर्टिकल 243 में ये भी तय किया गया कि अगर आप अपने कौमी हीरोज़ को इस तरह के टाइटल से फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट बनाते हैं तो फिर ये एजाज़ किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा कि वो वापस ले रहा है। ये ताहयात है। अगर वैलिड ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आप समझते हैं कि ये विड्रॉ होना चाहिए तो ये इस्तेहकाक पार्लिमान को दिया गया है। वो जॉइंट सिटिंग में वोट के ज़रिए बहस मुबाहिसे के बाद ये फ़ैसला करेंगे। सर, इसी तरह आर्टिकल 248 में तजवीज़ थी कि जो आपके सदर हैं वो चाहे आयल के इस तरफ बैठे हुओं की तरफ से इलेक्ट हों या आयल की इस तरफ बैठे हुओं की तरफ से इलेक्ट हों, उनका इंतखाब पार्लिमान करती है और सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। सर, सदर मुमलिकत जो हैं वो रियासत की एक सबसे बड़ा आइनी ओहदा है और दुनिया जहान के ममालिक ने उस ओहदे को इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा है और कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज़ भी दी हैं।
उस इम्यूनिटी को भी सर तजवीज़ किया गया है कि ये लाइफ टाइम हो आफ्टर द रिटायरमेंट। ये नहीं है कि आज सदर साहब गए और कल उन्हें समन आ रहा है मैजिस्ट्रेट का, परसों समन आ रहा है सेशन अदालत का, उसके बाद फलां का, थानेदार बाहर खड़ा है। वो चाहे इधर से इलेक्ट हों या इधर से हों, वो अगर रिटायर हो गए हैं तो वो इम्यूनिटी रहेगी। उसमें एक्सेप्शन डाली गई है कमेटी स्टेज पे कि अगर वो दोबारा पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो वो इम्यूनिटी वेव हो जाएगी। तो सर ये वो कुछ हद-ओ-खाल हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमने पूरी कोशिश की है कि मुशावरत के अमल के साथ ये करें। हमने जल्दबाजी नहीं की, जॉइंट कमेटी बिठाई जिसमें जितनी पार्लियामान में जमातें हैं, मासवाए 2 या 3 हमारी जो जमातें अपोजिशन बेंचेस पे बैठती हैं, उनके पूरी कोशिश की गई कि सारों का जो नुक्ता नज़र लिया जाए। स्टैंडिंग कमेटी में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ये फ़ैसला आपका या आपकी क़यादत का था। सब अहबाब ने उसमें 3 रोज़ तक हम अर्क-रेज़ी करते रहे, घंटों के सेशंस हुए और ये जो 5 एरियाज़ हैं इनको कवर करके जो तरामीम लाई गई वो सेनेट के सामने रखी गई। सेनेट ने ये मंजूर किया है। ये 59 क्लॉजेज़ हैं। मेरे बहुत सारे वकला दोस्त हैं, हमारे उस्ताद भी बैठे हैं यही ऐवान में। इन 59 में से सर कोई 47-8 के करीब कॉन्सिक्वेंशल अमेंडमेंट्स हैं जो आइनी अदालत के क़याम की वजह से करना पड़ी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस जो हैं। बाकी जो फंडामेंटली मैंने अर्ज़ कर दिया है ये वो 5 चीज़ें हैं। मेरी ये इस्तदा होगी जनाब स्पीकर कि ये ऐवान इस पर सैर हासिल बहस करे और जब आप समझें कि बहस मुनासिब बहस हो चुकी है, कंक्लूजन के ऊपर सर इस पर वोट किया जाएगा। आज आप शुरू करवाएं ये सिलसिला। हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरे दीगर साथी वफाकी काबीना से बैठे हैं, वो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं, जनाब एजाजुल हक साहब हैं, सब दोस्तों का अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो वो भी मुझे याद करा दिया जाए, मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा। उन सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर वक्त जी मैंने उनका बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र किया है, उन्होंने हमारी रहनुमाई भी फरमाई और हमारी मुआवनत भी की। मैं आखिरी बात ये करूँगा, मेरी ये इस्तदा होगी अपोजिशन के दोस्तों से कि आपने आज जिस तहम्मुल के साथ इसके खदो-खाल सुने हैं, यही बुर्दबारी और तहम्मुल नज़र आना चाहिए सर आयल की दोनों तरफ। हम एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की तस्हीह करें, जो जायज़ बात है उस पर दोबारा सर जोड़ के बैठे और इस अमल को आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।